नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि इस लेक्चर का जो सिलेबस है, इसमें ग्रुप थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, नॉर्मल सब ग्रुप एंड रिंग ये भी हो गया कंप्लीट। अब उसके पश्चात जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडवांस कैलकुलस में जो मिल वैल्यू थ्योरम है, रोल एंड लैग्रेंज, उसके साथ में एक टॉपिक और है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है। देखिए आप, ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, ये सीनियर टीचर। इसमें जो इस सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो टॉपिक है, 2 डायमेंशनल, ये ग्रेजुएशन पोर्शन, इसमें ये अपनों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसमें हमने उसके बाद ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, रियल नंबर एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड हो गया, लीनियर सेट हो गया, लोअर एंड अपर बाउंड हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, क्लोज्ड ओपन सेट, ये सब हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है रियल सीक्वेंस, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस के बारे में है, रियल सीक्वेंस, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस, अब ये कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, तो ये दोनों में ये जो काम आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ ए रियल सीक्वेंस। अब सबसे पहले सीक्वेंस, जिसको अपन हिंदी में अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते किसको है? जैसे अपन नॉर्मल भाषा में कहे कि सीक्वेंस से सब बैठ जाइए, मतलब सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक रूल्स, उस रूल्स के अकॉर्डिंग प्रत्येक पद को उस रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना। यही लिखा हुआ है कि अरिक्त समुच्चय एक्स, कोई नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, उसमें सीक्वेंस एक नियम होता है। सीक्वेंस जो है वो एक नियम होता है जो कि x के अद्वितीय अवयव से संबंध होता है। जैसे कि मैंने ये कह दिया कि जैसे ये सीक्वेंस को डिनोट करने का तरीका इस प्रकार से सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। जैसे ये n है, अब n को मैंने कर दिया कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से ले रहे हैं, तो इसका मतलब एक रूल्स फॉलो कर लेंगे अपन। कैसे कि जैसे स्मॉल n का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2, 3, 4, इस प्रकार से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से एक ये चलता जाएगा। और ये इसी को बोलते हैं अपन सीक्वेंस। मतलब जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स है उसमें जो सीक्वेंस होता है वो एक रूल्स होता है। ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस अभी बताइए आपने, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो है ये इसकी परास भी कहलाती है, आगे अपन पढ़ेंगे। अब ये इसके पद कहलाएंगे। ठीक है, अब रेंज ऑफ सीक्वेंस यही बताया था अभी अपनों को कि अनुक्रम का परास क्या होता है, कि अनुक्रम के विभिन्न पदों का जो समुच्चय होता है उसी को अपन अनुक्रम का परास कहते हैं या रेंज ऑफ ए सीक्वेंस कहते हैं। जिसमें अनुक्रम जो है सीक्वेंस, उसमें जितने भी पद आ रहे हैं अलग अलग, उन पदों का जो सेट है उसी को रेंज ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे एक सीक्वेंस दे रखी है, इसको अपन शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते थे, -1 की होल पावर n। ये अब जैसे स्मॉल, जहाँ स्मॉल n फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अब स्मॉल n कहाँ पर बिलोंग करता है? कैपिटल N में। जैसे स्मॉल n का मान 1 रखा तो -1 की पावर 1 कितना आ रहा है? -1 आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस कर दो। चलो, उसी तरह स्मॉल n का मान मैंने 2 रखा तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 सम संख्या में घात तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -1 तो +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस प्रकार से चलता जाएगा। अब इस प्रकार से अगर इसमें 2 पद आ रहे, एक -1 आ रहा है, एक +1 आ रहा है, तो इसकी जो रेंज ऑफ सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी? अब मैंने यही बताया कि सीक्वेंस की रेंज का मतलब सीक्वेंस में जितनी भी टर्म आ रही है अलग अलग, उन सभी टर्मों का सेट होगा, उसी को रेंज बोलते हैं। अब 2 टर्म आ रही है, एक -1 आ रहा है, एक +1 आ रहा है, तो इसकी रेंज होगी -1 +1। ठीक है, अब ये रेंज जो है वो सीमित भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, या इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, अब तत्समक अनुक्रम जो है आइडेंटिटी
सीक्वेंस, उसका जो डोमेन होता है, प्रांत, उसी को परास कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। डोमेन और रेंज दोनों क्या इक्वल होंगे, जहाँ n इज सबसेट ऑफ r, जो n है वो r का क्या है, सबसेट उप समुच्चय। अब इसमें जैसे xn बराबर 1/n दे रखा है, तो इसकी जो सीक्वेंस है, अब यहाँ पे जैसे ये दो ही पद थे इसलिए इसको सीमित कहा था, इसकी परास। अब इसमें इस परास में क्या है, इनफाइनाइट पद आ रहा है, तो इसको अपन जो है इनफाइनाइट रेंज क्या है कहेंगे, इनफाइनाइट रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, ऐसे कह सकते हैं अपन। ये जो है इसमें रेंज फाइनाइट है, तो फाइनाइट रेंज ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अगला है पर्टिकुलर सीक्वेंस। मैं आपको पूरा कंप्लीट ये जो टॉपिक पढ़ाने से पहले बताऊंगा कि ये जो चीज़ें चल रही है वो बेसिक चीज़ें हैं। इसका आगे जो टॉपिक आएंगे अपने, जो कन्वर्जेंस कैसे होता है, डाइवर्जन क्या होता है, ऑक्सिलरी सीक्वेंस क्या होती है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, उसमें इन छोटे छोटे टॉपिकों का यूज़ होगा। ठीक है, ये जो बिंदु है, छोटे छोटे पॉइंट है, इसका यूज़ होगा, इसलिए अपनों को पहले इसको भी समझना ज़रूरी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अपने गलत नहीं हो। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आता है, यदि बेसिक क्लियर है तो आप आराम से सही करके आ जाओगे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस, कुछ विशेष प्रकार की सीक्वेंस होती है। जैसे सबसे पहली जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट का मतलब जैसे सीक्वेंस का हर पद जो है, प्रत्येक पद है वो कांस्टेंट हो, xn क्या हो, c के बराबर हो। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस xn इक्वल टू c, इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट हो वैल्यू, वो कांस्टेंट ही चलती जाएगी। पहला पद भी वही होगा c, दूसरा पद भी c, तीसरा भी c, चौथा भी c, इस प्रकार से। और उसके बाद यूँ कहेंगे कि रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, तो वो भी c ही होगी। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। दूसरा है आइडेंटिटी सीक्वेंस या तत्समक अनुक्रम जिसको कहते हैं। अब आइडेंटिटी का मतलब xn इक्वल टू n, इसका एग्जाम्पल से समझ सकते, जहाँ फॉर ऑल स्मॉल n कहाँ बिलोंग करता है, तो कैपिटल N में। अब स्मॉल n की जगह 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2, 3, इस प्रकार से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी सीक्वेंस। इक्वल सीक्वेंस, यदि दो सीक्वेंस दोनों इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है, उसमें जो पद है वो क्या है, बराबर हो। जैसे पहले में 1 है तो वहाँ पे भी 1, 2, 2, 3, 3, इस प्रकार से हो। भले पद आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पद है वो समान होने चाहिए। तो इसको ऐसी दोनों सीक्वेंसों में यदि पद समान है तो इसको अपन इक्वल सीक्वेंस कहेंगे। उसी प्रकार बाउंडेड एबोव सीक्वेंस। अब ये बाउंडेड एबोव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ये सब चीज़ें अपनों ने इसके पहली क्लास में डिस्कस कर ली थी। एक बार वापस इसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अपन रियल पॉइंट सेट थ्योरी थी उसमें अपनों ने ये पढ़ा था। अब ये सीक्वेंस के रूप में अपन फिर दोबारा इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बाउंडेड एबोव सीक्वेंस, बाउंडेड एबोव, मैंने वहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बताया था आपको कि जैसे R कोई रियल नंबर का सेट है, S इज ए सबसेट ऑफ R, ये कहा था मैंने। बाउंडेड एबोव मतलब ऊपर की तरफ बंद है, ये बाउंडेड एबोव मतलब ये जो भी अवयव है किसके, ये S है, ये R है, तो S के जितने भी अवयव है, ठीक है, वो इन सब, ये जो बाउंडेड एबोव है, इससे इसको K डैश के दिया मैंने, तो ये जितने भी अवयव वो सब K डैश से क्या होंगे, छोटे होंगे, मतलब ऊपर से बंद है वो। बाउंडेड एबोव का मतलब ऊपर से वो बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो बाउंडेड एबोव सीक्वेंस किसको कहेंगे कि xn कोई है ऐसे टर्म जहाँ स्मॉल n कैपिटल N में बिलोंग करता है, तो उसकी जो वैल्यू है, ये जो प्रत्येक पद होगा वो K डैश से या तो छोटा होगा या उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है, जितने भी पद होते हैं। ठीक है, x1 है, x2 है, x3 है, x4, ये जितने भी पद होंगे वो सब K डैश जो है कोई वैल्यू है उससे या तो छोटे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बाउंडेड एबोव सीक्वेंस। और नॉर्मल लैंग्वेज में समझ जाना, बाउंडेड एबोव का मतलब ऊपर से बंद है। ठीक है, नीचे की तरफ कितने भी पद हो सकते हैं, ऊपर से वो क्या है, बंद है। यहाँ से नीचे की इनफाइनाइट अवयव हो सकते हैं, बाउंडेड एबोव। उसी प्रकार बाउंडेड बिलो। अब बाउंडेड बिलो में मैंने पहली क्लास में ऐसे बताया था, बाउंडेड बिलो जैसे यहाँ पे इस प्रकार से बताया था मैंने, ये बाउंडेड बिलो, ये R कहा था, ये S कहा था, S इज ए सबसेट ऑफ R कहा था, ये पॉइंट सेट थ्योरी में था। अब यहाँ पे इसको सीक्वेंस के रूप में ले लेना, xn कह देना उसको। तो यहाँ पे बाउंडेड बिलो का मतलब नीचे से बंद हो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड का मतलब बंद,
बिलो का मतलब नीचे से बंद हो, मतलब ये जितने भी अवयव है ये सब अवयव, ये सब के सब इससे क्या हो, बड़े हो। मतलब यहाँ पे अगर अपन सीक्वेंस के टर्म में देखें तो एक्स एन की जो वैल्यू है, अब इसको मैंने ये जो बिंदु है इसको मैंने क्या कह दिया, तो ये सब इससे बड़े हैं, ये जो डॉट 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 कर रखे हैं वो सब कैसे क्या है, बड़े हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सीक्वेंस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब जो एक्स एन का मान है वो के से या तो बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, अब बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब दोनों तरफ से बंद हो, बाउंडेड एबोव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, ये इस प्रकार से, तो इसको अपन बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब यहाँ पे इसको सेट एस की जगह सीक्वेंस में दे अपन एक्स एन के दो, तो इसका मतलब एक्स एन की जो वैल्यू है, अब इसको मैंने जैसे बोल दिया के डैश, ये क्या कह दिया, तो ये जो एक्स एन इसको एक्स एन कह देते हैं। तो एक्स एन का मान के से तो बड़ा लेकिन के डैश से क्या हो, छोटा हो, या के बराबर और यहाँ के डैश के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड, मतलब फिक्स कर दिया, बाउंड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक बाउंड कर दिया, उसको बंद कर दिया, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस नाम से स्पष्ट है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब जैसे यहाँ पे इधर देखिए, अनबाउंडेड का मतलब ये है, जैसे ये अनबाउंडेड एबो है, नीचे से तो बंद है लेकिन ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसी प्रकार कर इसको इस प्रकार से कर दे ये, तो जैसे इसको मैं ये, अब यहाँ पे बाउंडेड एबो से है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, अनबाउंडेड है ये, अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड एबो है, ये अनबाउंडेड बिलो है। मतलब अनबाउंडेड का मतलब जो है वो बंद नहीं हो, यूँ ये लिखा हुआ है। अनबाउंडेड का मतलब इट इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर एबो, मतलब न तो वो बिलो हो न एबो हो, तो उसको अपन बोलते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल के रूप में अगर समझना चाहे तो जैसे ये एक्स एन इक्वल टू ये एन, ये बाउंडेड एबोव सीक्वेंस है। क्यों? अब बिलो का मतलब नीचे से अगर देखें तो नीचे से अवयव आएगा 1 से स्टार्ट होगा, एन का मान 1 का तो 1 2 3 4, लेकिन जो एन टर्म हो वो इनफाइनाइट आएगा, मतलब नीचे से तो बंद है, ऊपर से वो इनफाइनाइट तक जाना था। ये अनबाउंडेड एबो है और बाउंडेड बिलो होगा। ठीक है, लेकिन अनबाउंडेड सीक्वेंस में न तो वो बाउंडेड बिलो हो और न ही एबो हो, मतलब दोनों तरफ से खुला हो, ये इस प्रकार से हो, ये जो सीक्वेंस है तो ये इस प्रकार से, यहाँ पे भी खुला है यहाँ पे भी खुला है, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब कुछ सीक्वेंस है, इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा आता है ये किस प्रकार की सीक्वेंस है, अभी आगे लास्ट टर्म अपन देखेंगे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, या इसके अगली क्लास में ले लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा मैटर ज़्यादा है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए कि जैसे ये 1/n है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि स्मॉल n का मान यदि 1 रखोगे तो 1/1 1 आएगा, 2 रखोगे तो 1/2 और कम होता जाएगा, 1/2 0.5 आएगा, 1/3 रखोगे 3 रखेंगे n का मान तो 1/3 आएगा, 4 रखेंगे तो 1/4 आएगा। इस प्रकार से अगर n का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ का मतलब 0 हो जाएगा, मतलब वो सीक्वेंस क्या होगी, बाउंड होगी। कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ पे इस प्रकार से ये सीक्वेंस बाउंड होगी कि मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब 0 से लगा के ये इसके अंदर बाउंड होगी, ये 0 से, तो ये जो 1/n है ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी। और कहाँ से, एक्स एन का मान 0 से तो बड़ा, 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट कभी वैल्यू नहीं होती, इनफाइनाइट पे 0 आ रहा है, इसलिए इनफाइनाइट का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस ये है, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि -1 की पावर n, अब -1 की पावर n है तो -1 की पावर n का मान 1 रखा तो -1 आएगा, 2 रखा तो +1 आएगा, 3 रखा तो -1 आएगा, 4 रखा तो +1 आएगा। इसका मतलब इसमें 2 ही वैल्यू आ रही है, -1 +1। ठीक है, तो ये भी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। और यहाँ पे इसको इस प्रकार से sin nπ/2, अब ये sin nπ/2 सीक्वेंस है, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। कैसे? sin थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार 2 की पावर n, अब ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन अनबाउंडेड एबो है। कैसे? जैसे 2 की पावर 1 रखा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखा तो 4 आएगा, 2 जैसे n का मान 3 रखा तो 2 की पावर 3 का मान 8 आएगा, n का मान 4 रखा तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 आएगा। इस प्रकार से ये तो फिक्स हो गया, जो बिलो मतलब छोटी वैल्यू तो फिक्स हो गई ये वाली तो, लेकिन ऊपर जो है ये तो फिक्स हो गया, लेकिन ऊपर जो है वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी। इसका मतलब बाउंडेड बिलो तो है
लेकिन ऊपर से क्या है वो अनबाउंडेड एबो हो गया, यही लिखा हुआ है, ये बाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड एबो है, ठीक है। इसी प्रकार -1 की पावर n, -n की पावर होल पावर n, तो इसको अपन देखेंगे तो n का मान 1 रखो तो -1 की होल पावर n का मान 1, 2 रखा -2 की पावर 2, 3 रखा -3 की पावर 3। अब ध्यान से देखिए ये, अब इसकी वैल्यू क्या होती है -1, इसकी वैल्यू होती है ये इस मतलब सम संख्या में घात है, इसका मतलब +4 हो गया, ये हो गया विषम संख्या में मतलब माइनस आएगा, और ये 27, इसका मतलब अगर इस सीक्वेंस को अपन लिखेंगे तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट जाएगी या बीच में, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट जाएगी, मतलब ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली है, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएगी, प्लस में भी इनफाइनाइट जाएगी, मतलब ये क्या है अनबाउंडेड सीक्वेंस है। कैसी अनबाउंडेड सीक्वेंस। उसी प्रकार अब सुप्रीमम, ये सब चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके, रिपीट हो रहा है। सुप्रीमम मैंने कहा था LUB, ठीक है, LUB का मतलब लोअर अपर बाउंड, शॉर्ट में अपनों को याद रखना है LUB, लोअर अपर बाउंड मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, जो अपर बाउंड जितने भी है उसकी जो मिनिमम वैल्यू उसको अपन बोलते हैं सुप्रीमम। इसको अपन अगर डायग्राम से एक बार वापस देखें, जैसे ये है, अब यहाँ पे अपर बाउंड, ये अपर बाउंड हो गया, अब ये जितने भी हैं सब अपर बाउंड होंगे इसके, ठीक है। इसको अपनों ने वहाँ पे पॉइंट सेट थ्योरी में अपनों ने जो है इसको S कहा था, यहाँ पे सीक्वेंस है तो इसको XN कह देते, चलो ये XN, तो जो XN में ये इसका अपर बाउंड होगा। अब ये सब अपर बाउंड होंगे, ये जितने भी ये सब के सब अपर बाउंड होंगे। अब यहाँ पे ये जो है लोएस्ट अपर बाउंड, उच्च या सुप्रीमम किसको कहेंगे, ये सब अपर बाउंड है, लेकिन अपर बाउंड में ये लोएस्ट वैल्यू ये वाला, तो ये जो है ये सुप्रीमम होगा इसका, किसका, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड, ये जितने भी अपर बाउंड है उसकी मिनिमम वैल्यू, उसी को अपन सुप्रीमम कहेंगे। उसी प्रकार उल्टा इन्फीमम किसको कहेंगे, तो इसको भी अगर अपन डायग्राम से समझना चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना, इससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये तो पॉइंट सेट थ्योरी में था, अब यहाँ पे S था, इसको मैंने XN कह दिया, अब इसको क्या बोल रहे XN। अब ये वाला, अब ये जो है वो लोअर बाउंड है। अब ये जितने भी नीचे वाले हैं, जितने भी ये सब के सब लोअर बाउंड है, लेकिन ये लोअर बाउंड इससे, ये वाला इससे छोटा, ये वाला इससे छोटा, ये वाला इससे, लेकिन सबसे बड़ा लोअर बाउंड मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा लोअर बाउंड, उसी को क्या बोलते हैं इन्फीमम, या GLB बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोअर बाउंड, ये जो लोअर बाउंड है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं इन्फीमम, निम्नक या GLB बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक दिष्ट अनुक्रम। अब मोनोटोनिक का मतलब होता है कि या तो वो इंक्रीज करे या वो डिक्रीज करे, या तो वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस, आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि वो सीक्वेंस है उसमें अगला जो पद है उससे बड़ा हो, बढ़ता ही जाए, कभी भी बराबर नहीं हो, तीसरा पद वो दूसरे से बड़ा हो, चौथा पद वो तीसरे से बड़ा हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है, निरंतर, जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस, निरंतर एक दिष्ट अनुक्रम, ठीक है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीज और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग करेगी या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज करेगी। जैसे मैंने ये कह दिया तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे 1 के बाद 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा, कभी भी कोई भी वैल्यू बराबर नहीं होगी, तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। उसी प्रकार ये 1/n ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे 1 पहली n का मान 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखा तो 1/2 0.5 कम हो गया उससे, अगला जो है वो उससे कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, इस प्रकार से लास्ट जाते जाते एंड टर्म तक 0 चला जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। उसी प्रकार मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसको अपन फॉर्मूले के रूप में ये लिख सकते हैं कि जो xn का मतलब पहला पद है उससे अगला पद xn+1 हो गया, n+1 का मतलब उससे एक पद और बढ़ गया, तो जो अगला पद है वो xn से क्या होगा, बड़ा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है। कब, जब केवल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहा है तब। लेकिन अगर यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की जगह कोई स्ट्रिक्टली शब्द आ गया
तो कभी भी बराबर नहीं होगा, वो हमेशा बड़ा ही होता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इसका एग्जाम्पल है n/n+1। जैसे n का मान 1 रखा तो 1/2 आएगा, 2 रखा तो 2/3 आएगा, 3 रखा तो 3/4 आएगा। तो जो अगली जो वैल्यू है वो इससे बढ़, जो सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट से बड़ी, थर्ड वाली सेकंड से बड़ी, तो ये स्ट्रिक्टली मतलब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि मोनोटोनिक केवल स्ट्रिक्टली शब्द नहीं हो, केवल मोनोटोनिक हो तो यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब कोई पद है वो अगला वाला पद उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। उसी प्रकार केवल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग का मतलब कम हो रही है, कम हो रहा है, तो जो अगला पद है उससे ये वाला इससे छोटा होगा। ठीक है, जैसे x1 है, अब ये x2 है, x3 है, अब ये जो पद है वो इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, तो ये डिक्रीजिंग होगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, अब कभी कभी बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर शब्द अगर आ गया स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली का मतलब फिक्स हो गया कि ये वाला पद इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, डेफिनेटली छोटा होगा। तो स्ट्रिक्टली का मतलब ये है लगातार, ये अगला जो पद है वो ये पद इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 1/n अभी थोड़ी देर पहले बताया था। n का मान 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 1/2 और कम छोटा हो गया, 1/3 और छोटा हो गया, 1/4 और छोटा हो गया, क्योंकि हर में जो है वैल्यू बढ़ने पर जो वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लगातार कम हो रही है वैल्यू, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब एक बार वापस मोनोटोनिक में वो इक्वल टू भी आ सकता है। ठीक है, ये, और अगर स्ट्रिक्टली शब्द आ गया तो इक्वल टू हट जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। फिर आगे तो इंक्रीजिंग होगा तो बढ़ेगा अगला पद, और डिक्रीजिंग होगा तो अगला पद वो कम होगा, बस ये ध्यान रखना है। अगला है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। अब ये भी अपन पहले पढ़ चुके थे पॉइंट सेट थ्योरी में, लिमिट पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, सबके बारे में अपन देख चुके हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं अपन। तो लिमिट पॉइंट मैंने वहाँ पे बताया था कि जैसे कोई बिंदु है अल्फा है, ये इसका नेबरहुड हो गया। ठीक है, ये अल्फा है, ये इसका नेबरहुड हो गया, ये उसका आस पड़ोस में कौन कौन है, यूँ ये नेबरहुड हो गया। तो इसके जो अल्फा के जो नेबरहुड है, तो उसमें ये जो सीक्वेंस है xn, इसके अनंत पद हो, या इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, जैसे ये अल्फा है और ये यहाँ तक ले लेते हैं, तो ये जो है ये इनफाइनाइट पद है, या तो इधर या इधर, किसके, इसके जो ये नेबरहुड है अल्फा के नेबरहुड में जो xn है, इस xn का मतलब 1 x1 x2 x3, इस प्रकार से इनफाइनाइट पद जो है वो कंटेन करे उस नेबरहुड में। ठीक है, तो इसको अपन अल्फा को अपन क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। यही लिखा है कि अल्फा इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए अल्फा कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो अल्फा के नेबरहुड है उसमें जो xn सीक्वेंस है उसके मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, वो इस नेबरहुड में क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तब अपन अल्फा जो है उसको क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस नीड नॉट एग्जिस्ट। जो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस नीड नॉट एग्जिस्ट। उसी अलावा जो लिमिट पॉइंट ऑफ नॉट बी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो लिमिट पॉइंट है उस सीक्वेंस की टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे एक सीक्वेंस अपन ले लिए 1/n, अब 1/n जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी रखा है तो 1/∞ का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, उस सीक्वेंस में 0 है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिमिट पॉइंट नॉट बी ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस की टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब अगला जो है इसमें आप लोगों ने ये एग्जांपल देख लिया, इसका जैसे n टेंस टू इन्फाइनाइट रखने पर ये 1/∞ का मान 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्टार्ट करें तो ये सीक्वेंस 1/1, 1/2, 1/3 इस प्रकार से चलती जाएगी, यहाँ 0 कहीं पे भी नहीं आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट जो है वो इसमें हो भी सकता है। लिमिट पॉइंट नॉट बी ए टर्म ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट जो है वो सीक्वेंस की टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, ध्यान रखना। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोल्जन और स्टेन्स थ्योरम भी कहते हैं कि एवरी
बाउंडेड सीक्वेंस है, कोई भी परिबद्ध अनुक्रम है, हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कम से कम उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। मतलब कम से कम एक का मतलब एक हो सकते हैं, 2, 3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। जैसे मैंने कहा कि 1/n है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, एक ही लिमिट पॉइंट है। इसी प्रकार -1n है, अब इसके 2 लिमिट पॉइंट है, एक +1 एक -1 लिमिट, दोनों लिमिट पॉइंट है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे n है तो n का मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये तो अनबाउंडेड होगी सीक्वेंस, ठीक है, तो इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेकिन अब अगर यदि वो बाउंडेड है, अब ये तो क्या अनबाउंडेड है, इसलिए इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे है कि बाउंडेड, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, यदि सीक्वेंस कैसी हो, बाउंडेड हो, मतलब उसकी वो परिबद्ध हो, ऊपर से और या नीचे दोनों से वो क्या परिबद्ध हो, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स हो, यूँ कह सकते हैं कि अनंत तक नहीं जा रही हो, तो कम से कम उसका एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक तो होगा ही होगा। इसी को अपन बोल्जन-वेस्टर्स थ्योरम भी कहते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है। इसका एग्जांपल ये, अब इसके 2 लिमिट पॉइंट होंगे 1 और -1, इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा 0, इसका एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये अनबाउंडेड है, ठीक है। अब लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी देखो, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस दोनों में डिफरेंस है। लिमिट पॉइंट के बारे में अपन पहले देख लिया कि कोई बिंदु है अल्फा जो है, उसके नेबरहुड में उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अल्फा को अपन क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट। अब यहाँ पे लिमिट पॉइंट की जगह यहाँ पे आ गया लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट का मतलब होता है कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दो उस सीक्वेंस में, तो यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पर xn की वैल्यू जैसे l आएगी, तो इसको l को अपन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू क्या आ रहा है, l आ रहा है, तो इस l को अपन बोलते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। जो l को क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। अब नॉर्मल याद रखना, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखना है सीक्वेंस में, खत्म। n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा, इसका मतलब वो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस आ जाएगी उससे। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो लिमिट पॉइंट में भी निकालने के लिए अपन करते हैं और इसमें भी करते हैं, तो इसके लिए यही देर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुक्रम की जो सीमा होती है, लिमिट है, वो लिमिट पॉइंट हो सकता है। क्यों, दोनों में n टेंड्स टू इनफाइनाइट ही तो रखते हैं, लिमिट है, लेकिन कभी कभी जैसे ये सीक्वेंस है, ये -1, इसमें कहाँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने, इसमें लिमिट पॉइंट 1 और -1, 1 और -1 इस प्रकार से आएगा। लेकिन जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो -1 की पावर इनफाइनाइट ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन लिमिट पॉइंट वो लिमिट नहीं हो सकती। वापस एक बार कि जो लिमिट है ये लिमिट पॉइंट हो सकता है, लिमिट पॉइंट, लिमिट है ये लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं हो सकता, ध्यान रखना ये। अब जैसे यही दे रखा है एग्जांपल कि -1 की पावर n, अब इसके 2 लिमिट पॉइंट होंगे, एक 1 होगा अभी थोड़ी देर पहले बताया, और एक -1 होगा, लेकिन इसका जो लिमिट है, लिमिट पॉइंट तो 2 होंगे लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब अगर लिमिट है वही कभी लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट है वो लिमिट हो ऐसा आवश्यक नहीं है, वो नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। लिमिट पॉइंट लिमिट है वो लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं होता है। अब है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर पिछले जो एग्जाम हुए सेकंड ग्रेड के उसमें और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुआ इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस या अभिसारी अनुक्रम किसे कहेंगे। तो यदि किसी भी सीक्वेंस का अपन लिमिट निकाले, लिमिट निकालने का मतलब वही इस सीक्वेंस में n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दो, ऐसा करने पर यदि उसकी वैल्यू है वो फाइनाइट है, कोई ना कोई वैल्यू है उसकी, परिमित माना है, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। अगर वो उसकी वैल्यू क्या हो, फाइनाइट है, परिमित माना है, तो इस सीक्वेंस को अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक बार वापस n टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब उसकी लिमिट निकालने पर, लिमिट का मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दो सीक्वेंस में, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब लिमिट निकालने पर यदि उसका मान फाइनाइट है तो ऐसी सीक्वेंस को अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका एग्जांपल है 1/n। अब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते ही ये 1/∞, और 1/∞ का मान क्या था, 0, और 0 क्या फाइनाइट है, फिक्स वैल्यू है,
तो इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दूसरा है डाइवर्जेंट सीक्वेंस या अपसारी अनुक्रम। अब डाइवर्जेंट जस्ट उसका उल्टा कि कन्वर्जेंट का मतलब फाइनाइट वैल्यू है और डाइवर्जेंट का मतलब इनफाइनाइट वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि n टेंस टू इनफाइनाइट रखो, इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट एक्सटेंड किया तो ये n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, ऐसे करते ही ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये इसी तरह n क्यूब है, ये सब के सब क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, जहाँ पे लिमिट की वैल्यू है वो या तो प्लस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है। इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अगला है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब ऑक्सीलेटरी का मतलब इस प्रकार से दोलन करता रहे, इस प्रकार से, मतलब न तो वो कन्वर्जेंट हो और न ही वो डाइवर्जेंट हो। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब ऑक्सीलेटरी जो सीक्वेंस है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाउंडेड। अब बाउंडेड का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, या तो +1 आएगी या -1 आएगी, तो इसको बाउंडेड कहेंगे। और ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2 ही आ रही है, या तो +1 आएगी या -1 आ रही है। तो ये फाइनाइट ऑक्सीलेटरी, या तो यूँ आएगा, जैसे n का मान 1 रखा तो -1 आएगा, 2 रखा तो -1 की पावर 2 +1 आएगा, 3 रखा तो -1 आएगा। इसका मतलब ऑक्सीलेट तो कर रही है ये सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है वो ऑक्सीलेट तो कर रही है, लेकिन दो ही टर्म के बीच में ऑक्सीलेट करिए, 1 -1 इस प्रकार। एक इसका मतलब ये बाउंडेड भी है और ये फाइनाइट, मतलब ऑक्सीलेटरी कैसी है? वो फाइनाइट ऑक्सीलेटरी है। उसी प्रकार ये जो सीक्वेंस है इसमें यदि अपन n का मान 1 रखेंगे तो ये -1 की पावर 1 × 1, तो इसका मान -1 आएगा। n का मान 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 × 2, तो ये हो जाएगा, ये -1 की पावर 2 तो +1 होगा, ये 2 आएगा। इसका मतलब -1, फिर अगला आएगा 2, फिर n का मान 3 रखा तो ये माइनस हो गया और यहाँ पे 3 हो गए तो ये -3 आएगा। तो इस प्रकार से 4 रखा तो -1 की पावर 4 × 4, ये +1 हो गया, ये 4 हो गया। इसका मतलब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये -1 -3 ये यहाँ इस प्रकार से चलता जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 के बाद 4, यहाँ पे भी इस प्रकार से चलता जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है और न ही इनफाइनाइट आ रही है। इसका मतलब न तो वो कन्वर्जेंट है न ही डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ये ऑक्सीलेटरी तो है, लेकिन कैसी ऑक्सीलेटरी है? अनबाउंडेड है। यहाँ पे भी बाउंड नहीं है, यहाँ पे भी बाउंड नहीं है। इसका मतलब ये अनबाउंडेड है। और कैसा ऑक्सीलेट करता है? इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी। देखो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद इनफाइनाइट टर्म तक चलती जाएगी, ऑक्सीलेट तो करेगी। कभी प्लस आएगा, कभी माइनस आएगा, कभी फिर प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से चलते रहेंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट टर्म तक चलते रहेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी जो है, लेकिन कैसी है? इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। तो इस प्रकार जो आज की जो क्लास है हमने कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस, उसमें हमने जितनी भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी आपको बता दी, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया उसको। आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुँचे। और साथ ही साथ जो अपकमिंग क्लासेज है उसकी जो जानकारी है समय समय पर आपको मिलती रहे। और अगली जो क्लास होगी इसी की होगी, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की, जिसमें हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में जो इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है जो पिछले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आए हुए थे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ऑफलाइन बैच में यदि आप जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।